नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे इमरान खान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने न केवल तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी को रिहा कर दिया, बल्कि कट्टरपंथियों की मांग को भी करीब करीब मान लिया है। आइए दिखाते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के आखिरकार क्यों कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए और कैसे पूरे पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने उत्पात मचा रखा है। तो लाहौर में सानिया लाहौर हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का काला तरीन वाक़या है। ऐसे कानून को जला देना चाहिए। इमरान सरकार के खिलाफ अप्रैल क्रांति। फोर्स के तमाम नौजवानों को मैं अपील करता हूं कि वो मैदान अमल में आए। कट्टरपंथियों की इमरान को आखिरी चेतावनी। टेबल पे आए और इस बात को बातचीत के जरिए हल करें। तख्ता पलट से सहमे इमरान का सरेंडर। इनोसेंट लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी। कट्टरपंथ की दीवारों में कैद पाकिस्तान सुलग रहा है। फ्रांस पर ईश निंदा का आरोप लगाकर कट्टरपंथी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर में भड़की विद्रोह की चिंगारी अब ज्वाला बन चुकी है, जिसकी जद में पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे रावलपिंडी, कराची और फैसलाबाद भी आ चुके हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा हालत बयां करती हैं। पहली तस्वीर लाहौर की है, जहां लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर रावलपिंडी की है, जहां लोग बाइक रैली निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। तीसरी तस्वीर फैसलाबाद की है, जहां महिलाएं सड़क पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर कराची की है, जहां वकील भी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्रांस की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद की विवादित तस्वीर पर पाकिस्तान में आक्रोश चरम पर है। इसे मुद्दा बनाने वाली तहरीक लब्बैक पार्टी के कट्टरपंथी फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने पर अड़े हुए हैं। तो इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब यह है कि अब तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथियों को उनके विरोधियों के साथ साथ आम जनता का भी समर्थन मिलने लगा है। हालांकि शुरुआती दौर में इमरान खान की सरकार ने कट्टरपंथियों से निपटने में सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोलों के साथ गोलियों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 50,000 से ज्यादा कट्टरपंथी इस्लामाबाद को घेरने का प्लान बना रहे हैं। 87 पुलिस वाले तहरीक लब्बैक पार्टी में शामिल हो गए हैं। यही नहीं, 73 से ज्यादा पाकिस्तान सेना के जवान इस्तीफा देकर लाहौर में विरोध का झंडा थाम चुके हैं। जबकि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के लाखों दहशतगर्द इमरान खान और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब को ये अपील दरखास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आए और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, जिम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। तो अगर नहीं अमल में ये करेंगे तो फिर जो जितनी भी फोर्सें हैं, पाक रेंजर है, पाक एफसी है, पाक आर्मी है, जितनी पाक फौज है और पाक पंजाब है, पंजाब पुलिस है, तो ये सारे के सारे जितने भी इसमें नौजवान हैं, जितने भी, तो ये सब के सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। तो वे ये मैदान अमल में आएंगे और मैं अपील करता हूँ मैदान अमल में आए। सुना आपने किस तरह पाकिस्तान फौज का जवान कट्टरपंथियों की जुबान बोल रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कौम भी तहरीक लब्बैक पार्टी के कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है। वकीलों की ये भीड़ देखिए, ये फ्रांस के राजदूत को देश से बाहर निकालने और फ्रांस से सारे रिश्ते तोड़ने की मांग लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का ये हुजूम इमरान सरकार के खिलाफ भी
नारेबाजी कर रहा है। कल जो लाहौर में सानिया लाहौर हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का काला तरीन वाक़या है। इससे पहले इस तरह की तारीख नहीं मिलती। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको फिलफौर पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। कल अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ लाहौर यतीम खाना चौक में लाहौर में, और जिसकी वजह से इनोसेंट लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी थी और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे और राह चलते जो लोग थे वो उनको शहीद किया गया। मैं ये समझती हूँ कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस टाइम वो रियासत मदीना का उनका वादा था कि रियासत मदीना का जैसा निज़ाम लाया जाएगा। इमरान खान पर कट्टरपंथियों का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लिहाजा तहरीक के लब्बैक पर प्रतिबंध लगाने वाली इमरान सरकार अब सरेंडर की मुद्रा में आ गई है। इमरान सरकार ने टीएलपी और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों के सामने घुटने टेकते हुए ऐलान किया है कि पाकिस्तान सरकार बहुत जल्द फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से जाने के लिए कहेगी। इस बाबत पाकिस्तान की संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार तहरीक के लब्बैक के कट्टरपंथियों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को ख़त्म किया जाएगा और बातचीत और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। कट्टरपंथियों की अप्रैल क्रांति इमरान खान पर कितनी भारी पड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पार्टी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। इमरान सरकार ने टीएलपी की मांग को मानते हुए साद को आजाद कर दिया है। उसी साद हुसैन रिजवी को जिसके एक भाषण के बाद पाकिस्तान में आग लग गई। कि जो मैं लोगों को कहता था वो इट्स सैड बट इट्स ट्रू, गवर्नमेंट हैज फेल्ड, दिस पपेट गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड। लेकिन सवाल ये कि 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया साद हुसैन रिजवी क्या अब शांत बैठेगा? क्या रिहाई के बाद अब वो इमरान सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग नहीं भड़काएगा? इमरान खान को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनके खिलाफ मोर्चा खुल चुका है और उनकी कुर्सी खतरे में है। लिहाजा उन्होंने देश के नाम संबोधन में फ्रांस से रिश्ते तोड़ने पर होने वाले नुकसान का जिक्र किया और कट्टरपंथियों से शांति पाठ करने की अपील। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। फ्रांस से रिश्ते बिगड़े तो यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की मुखालफत करने लगेगा। पाकिस्तान को आर्थिक, व्यापारिक, रणनीतिक और राजनीतिक नुकसान झेलने होंगे। लेकिन देश के नाम अपने संबोधन में इमरान खान ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि वो भी ईश निंदा पर सख्त एक्शन लेना चाहते हैं। वो भी कट्टरपंथियों के समर्थन में हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका थोड़ा जुदा है। पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो टीएलपी का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो।
इमरान खान के आगे कुआं है और पीछे खाई। इमरान खान कट्टरपंथियों का विरोध करते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, जबकि फ्रांस से रिश्ते तोड़ते हैं तो देश में गरीबी और बढ़ जाएगी। ऐसे में इमरान खान नियाजी को आज नहीं तो कल कट्टरपंथियों के इस विरोध प्रदर्शन का खमियाजा किसी न किसी रूप में जरूर भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान कट्टरपंथियों की लगाई आग में जल रहा है तो उसका सदाबहार दोस्त चीन भारत से बदले की आग में जल रहा है। जी हां, चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत से मिली शिकस्त का बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों के तहत LAC के पास रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ लंबी दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइलों को तैनात कर दिया है। शी के ऑर्डर से बॉर्डर पर हलचल, सीमा पर चीन की साजिश लॉन्च। क्या LAC पर फिर होगा घमासान? साजिशों का मकरजाल बुनकर अपनी विस्तारवाद वाली नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश करने वाला चीन एक बार फिर सिर उठाने लगा है। गर्मियां बढ़ने के साथ बॉर्डर के करीब चीन सेना की हलचल एक बार फिर बढ़ गई है। भारत के साथ संवाद के बाद पूर्वी लद्दाख से वापस जाने वाली चीन की सेना LAC के करीब एक बार फिर सक्रिय हो गई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब दूसरे इलाकों में मोर्चा संभालने के साथ भारत को निशाना बनाने की तैयारियों में जुट गई है। चीन की सेना के अखबार PLA डेली में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की है। भारतीय सीमा से लगते 17,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाके में चीन का यह कदम भारत और चीन के बीच एक बार फिर से विवाद की वजह बन सकता है। हाल ही में चीन ने भारत और चीन के बीच चल रहे लंबे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक सहमति जताई थी, लेकिन वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती एक बार फिर से उसी सहमति पर विवाद का कारण बन सकती है। चीन की नीयत में खोट हमेशा से रही है। वो संवाद के साथ संग्राम की तैयारियां करता रहा है। इतिहास गवाह है कि चीन पर भरोसा करना घातक साबित हो सकता है, लेकिन भारत के हाथों पटखनी खाने के बाद इतनी जल्दी चीन अपना असली रंग दिखाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। गर्मियां शुरू होते ही चीन की सेना LAC के करीब अपनी ताकत बढ़ाने में लग जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आधिकारिक अखबार ने ही एक तरह से ऐलान कर दिया कि चीन दोबारा भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दे सकता है। PLA डेली के मुताबिक चीन की सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड में रॉकेट लॉन्चर की तैनाती की है। भारतीय सीमा के करीब 17,000 फुट ऊंचे इलाके में रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। ये तैनाती वीगर मुस्लिम बहुल प्रांत शिनजियांग में की गई है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों के बीच ये जगह स्थित हो सकती है। जिस प्रकार से चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया, उल्टा पाकिस्तान के साथ सीपैक से लगते हुए जो उसके पाकिस्तान के फॉरवर्ड बेसिस हैं POK में, वहां तक सड़कें बना डाली। साथ ही साथ पूरी वेस्टर्न कमांड के अंदर, तो वेस्टर्न थिएटर कमांड है चीन का, उसके अंदर उसने अपना सरफेस टू एयर मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स जो पूरा के पूरा खड़े कर दिए हैं। यह साफ दर्शाता है कि चीन की मंशा किसी न किसी प्रकार से मौका मिलते ही भारत के साथ वापस से विस्तारवादी की नीति के तहत अड़ंगा लेना है। हालांकि चीन सेना के अखबार ने रॉकेट लॉन्चर की तैनाती शिनजियांग में बताई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी तैनाती तिब्बत में हुई होगी, जहां से भारत की सीमा बेहद करीब है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चीन की सेना को रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर क्या हासिल होगा, क्योंकि इन रॉकेट लॉन्चर से सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में हमला किया जा सकता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन ने लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल तैनात किए हों और उन्हें रॉकेट लॉन्चर का नाम देकर अपनी साजिश छिपाने की कोशिश कर रहा हो। एक और चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ अपने पूरे वेस्टर्न थिएटर में सेना को भेजता है
रॉकेट लॉन्चर्स लॉन्च करता है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाना शुरू कर रखी हैं। वहीं हमारे को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर स्कर्दू एयरबेस के ऊपर जो पाकिस्तान का है दूसरी एयर स्ट्रिप बना डाली और जितनी भी सड़कें हमारे एलओसी से सीपेक तक जाती हैं उनको बना डाला। लेकिन भारत भी तैयार है। हमारी 51 माउंटेन कोर डिवीजन 1 लाख लोगों के साथ आज नॉर्दर्न कमांड के अंदर खड़ी हुई है। चीन झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर विवाद का हाथ थामे एक बार फिर हिंदुस्तान से उलझने की तैयारी कर रहा है। और ये बात सच इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि पीएलए डेली की ही रिपोर्ट में चीन सेना के आर्टिलरी कॉर्प्स में इंस्ट्रक्टर रहे सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के जरिए भारत को टारगेट कर सकता है। मतलब ये कि सर्दियां कम होते ही चीन ने इलाके में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती में इजाफा कर दिया है। 51 माउंटेन ब्रिगेड जो कि कलकत्ता के पानागढ़ के पास में है, उसने भी अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स के साथ में पूरा अरुणाचल, सिक्किम, इस पूरे क्षेत्र में अपनी तैयारी करके रखी हुई है। राफेल हमारे पास 21 के करीब आ चुके हैं। मिसाइल्स हम सब टेस्ट कर चुके हैं, ब्रह्मोस से लेकर के अग्नि तक। चीन के लिए कोई भी साजिश रखना भारत के खिलाफ इतना आसान नहीं होगा। भारत ने फरवरी में पैंगोंग से चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन पीएलए ने इन इलाकों से हटने का अब तक कोई संकेत नहीं दिया है। 9 अप्रैल को इन इलाकों में सैन्य तनाव को समाप्त करने को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, मगर कोई सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में चीन पर शक गहरा जाता है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात कोरोना से जंग की। कोरोना से लड़ना है तो सावधान रहना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान देना है और सबसे अहम बात, वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्योंकि अब जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी बताने जा रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे कोरोना से जंग जीत सकते हैं हम। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन के सवालों को दूर करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर सुधीर भंडारी साहब के पास। भंडारी सर, कुछ सवाल हैं लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर के। लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन से हम लोग किस तरह से कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमको कोविड से क्रिटिकल डिजीज और डेथ को बचाना है, कोविड से वेंटिलेटर वाली स्थिति को बचाना है, हमको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो वन वे कि वायरस आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं करे, वो तो है परफेक्ट मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल को फॉलो करना। बट अगर प्रोटोकॉल में ब्रीच हो जाता है तो वैक्सीनेशन ही एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन इतना सेफ है। हम भारतीय बहुत लकी हैं कि हमारे 2 इंडिजिनस वैक्सीन्स हमारे लिए अवेलेबल हैं। आप देखिए, अभी सेकेंड वेव में हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो 50% यंग अनवैक्सीनेटेड लोग आ रहे हैं। वैक्सीन 100% सेफ है। वैक्सीन आपको डेथ, क्रिटिकल डिजीज और वेंटिलेटरी वाली स्टेज से बचाता है। वैक्सीनेशन री इन्फेक्शन की गारंटी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मामूली हल्का एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली वैक्सीनेशन इज ए टोटल गारंटी अगेंस्ट फैटेलिटी एंड वेंटिलेटर स्टेज, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ तरह की भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, कई तरह की। मैं आपको रीअश्योर कर सकता हूँ, ये वैक्सीन में डेड वायरस होता है, कोई वायरस है ही नहीं जिसमें कि बीमारी को फैलाने की क्षमता होती है। अतः ये बहुत सेफ है। अगर आप कोविशील्ड लगाते हैं तो 6 से 8 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। कोवैक्सीन लगवाते हैं तो आप 4 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाएं। और अभी नया गवर्नमेंट ने स्पुतनिक को भी अप्रूव कर दिया है, उसको 3 हफ्ते बाद लगाया जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा, जो पूर्णतया सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा जब बच्चों में वैक्सीन लगाते हैं तो 1-2 दिन बुखार, इरिटेबिलिटी आ जाती है, इस तरह का कुछ बुखार की हरारत वगैरह, वो नेचुरल वैक्सीन का रिएक्शन है। अदरवाइज डेफिनेट आप क्रिटिकल डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब तो गवर्नमेंट इज सो गुड दैट उन्होंने 1 मई के बाद 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स कर दिया है। अतः ओनली वे हम इस कोविड पेंडेमिक के क्राइसिस से बच सकते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए,
फुल फेथ, फुल कन्विक्शन, फुल आप कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। सर लेकिन जो इस तरह के भी केसेस आ रहे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव वो लोग हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे अपने इंस्टीट्यूट में हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहला वैक्सीन लगा था। आज की तारीख में मेरे अपने मेडिकल कॉलेज में 45 डॉक्टर्स को कोविड पॉजिटिव आया है। बट कंसर्न ये है कि 45 को कोविड पॉजिटिव आया है, सारों पेशेंट, सारे डॉक्टर कलीग्स हमारे आइदर एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड डिजीज है। इसका मतलब 45 जनों को कोविड इन्फेक्शन जरूर हुआ है, बट उनमें नगण्य के बराबर सिम्टम्स हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के बाद 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है और वो आपको इस इन्फेक्शन के फेटल आउटकम से प्रोटेक्ट करती है। कितना टाइम लगता है, जैसा कि आपने 3 हफ्ते का समय बताया, अलग अलग वैक्सीन हैं, कितना टाइमिंग लगता है सर वैक्सीन को हमारी बॉडी में काम शुरू करने में? देखिए, फर्स्ट डोज के बाद करीब 50% ही इम्यून रिस्पॉन्स आता है, बट सेकेंड डोज जो कि कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते बाद, कोवैक्सीन के अंदर 4 हफ्ते बाद और जो स्पुतनिक जिसको अप्रूव किया गया उसको 3 हफ्ते बाद लगाने की इजाज़त मिलती है। सेकेंड या बूस्टर डोज लगाने के नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते बाद एंटी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आता है। कितना प्रभावी माना गया आपके नज़रिए से देखें और तरीकों से देखें? वैक्सीन करीब 85 to 90% प्रोटेक्शन करते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण फिगर है। सर इस पर कोई स्टडी भी की गई है कि कितना प्रभावी वैक्सीन है, या कोई स्टडी की जा रही है? हमारे खुद की कॉलेज में हम एंटीबॉडी रिस्पांस को स्टडी कर रहे हैं। हजारों जो हेल्थ वर्कर्स को लगा है, हम हर महीना से हम उनका एंटीबॉडी लेवल टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल्स आर्टिकल हम लोगों ने पब्लिश किए हैं और हमारे रिजल्ट्स वर्ल्ड लिटरेचर के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि सेकेंड बूस्टर डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बनना चालू हो जाता है, जो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। इस महामारी के शुरू से लेकर के अब तक आप गवाह हैं, किस तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर के पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाएं और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हों और जाएं वैक्सीन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पब्लिक एजुकेशन में न्यूज़ 18 ने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई है। दूसरा, हमने जब कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था मार्च 2020 में, हम लोग एसएमएस में पहले लोग थे जिन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रोपिनोविर यूज़ किया इटालियन पेशेंट्स में, जिससे ठीक हो गए। हम लोगों ने सबसे पहले रेमडेसिविर और टॉसिलिविर यूज़ किया और हम लोगों का कंट्री का सबसे बड़ा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, जहां हम 1200 बेड कंट्रोल करते हैं। आज वहाँ स्थिति है 1400 पेशेंट्स हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली वेव स्लो वेव थी और प्रोग्रेसिव वेव थी। पिछली वेव में एल्डरली लोग में कम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, ये वेव ज़्यादा एग्रेसिव वेव है, इसमें यंग लोग काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो रहे हैं। जब एग्रेसिव वेव होती है, कॉम्प्लिकेशंस अधिक होते हैं, यंग लोग अफेक्टेड होते हैं, तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, खासकर मास्किंग को रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, मैं आपके माध्यम से ये भी कन्वे करना चाहूँगा कि अभी एक नई रिसर्च आई है लैंसेट में कि ये कोविड वायरस ड्रॉपलेट या बोलने से या थूक से नहीं फैल रहा, बट ये हवा में भी इसके कीटाणु है जो अफेक्ट कर रहे हैं। अतः मास्किंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है और इसके साथ साथ आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जहाँ कंजेस्टेड हो, ज़्यादा लोग हों, वहाँ नहीं जाएं, बट मास्क को अपने जीवन का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। हम इस क्राइसिस से टाइड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो आपने जानने की कोशिश की वैक्सीनेशन जितना जरूरी है उसके साथ साथ में मास्क लगाना भी उतना जरूरी है। मास्क लगाई है, अपना और अपने सहयोगी जो आपके लोग हैं उनका सबका ख्याल रखिए और वैक्सीनेशन को लेकर के जो तमाम भ्रांतियां हैं उनको दूर कीजिए और वैक्सीनेशन के प्रति जो सकारात्मक कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उस पर सभी लोगों को पुरजोर तरीके से सहयोग करना होगा, तभी हम इस महामारी पर काबू पा सकेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वाधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।